हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री पढ़ाएं और उसके बाद कह दिया जाए बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो या फिर कोई चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जो कि आपका पाठ 9 है कक्षा 9वीं का, और इसको हम करने वाले हैं मात्र 30 मिनट में पूरा कंप्लीट। यानी ये सुपर 30 मिनट रिवीजन की सीरीज में हम मात्र 30 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि भाई क्या क्या रूल रेगुलेशन है, वो सभी को कंप्लीट देखेंगे। उसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज का सेशन बिल्कुल कंप्लीट पैकेज, वो भी छोटे मिनट में, यानी कम मिनट में और बड़ा धमाका वो हम करने वाले हैं। तो भाई फटाफट सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं कि सेशन क्या कहता है। चलो तो यहाँ की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पर आते हैं। तो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि भाई समांतर चतुर्भुज की भूमिका क्या है, यानी ये हमें पढ़ना है कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ नेक्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ओके, और फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे परिमेय, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके थ्योरम्स है, परिमेय है, उनको भी डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे। तो भाई ये सभी कुछ होगा मात्र 30 मिनट के अंदर। तो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना, साथ में बने रहना आखिर तक। ओके चलो भाई देखते हैं। यहां पर सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की भूमिका। तो भाई समांतर चतुर्भुज होता कैसा है? तो समांतर चतुर्भुज की बात करें तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं जो है वो समांतर होगी। यानी कि भाई मैं कह सकता हूं ए बी सी डी, ठीक है, और इसके अंदर भाई आमने सामने की भुजा समांतर है। यानी कि फर्स्ट मैं बात करता हूं तो ए बी जो है वो समांतर होगा डी सी के, और साथ ही साथ ए डी जो है ये समांतर होगा बी सी के। भाई ये चीज होता है, यानी आमने सामने की भुजा समांतर होती है और साथ ही साथ बराबर भी होती है। यानी यही इसी के सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो भाई समांतर तो है ही, उसके साथ साथ ये बराबर भी होगा। भाई डी सी बराबर हो गया और ए डी बराबर में बी सी हो जाएगा। भाई ये चीज बराबर जाएगा, आमने सामने की भुजा बराबर है और समांतर है, ये चीज आ चुकी है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, और उसके साथ साथ की बात करें तो थर्ड पॉइंट कुछ ऐसा होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर मैं इसके विकर्ण बनाऊं तो ये इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये रहेगा। डन, यानी कि इससे की बात करते हैं, अगर मैं इसे ओ से दर्शाता हूं तो ए ओ जो है वो बराबर होगा ओ सी के, और साथ ही साथ डी ओ जो है वो ओ बी के बराबर होगा, ये चीज हो जाएगी। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, यहां पर ये चीजें हो गई हैं। और क्या क्या चीजें होती है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूं चौथे पार्ट के अंदर भाई कोण ए जो है वो बराबर होगा कोण सी के, और कोण बी जो है ये बराबर होगा कोण डी के। भाई ये चीजें होती है, यानी कि आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ओके, और की बात मैं इसमें करता हूं तो यहां पर इसमें अगर किसी एक विकर्ण की मैं बात करता हूं, यानी कि मैंने विकर्ण की बात कर ली इसकी, ठीक है, ये बी डी विकर्ण की बात कर ली, तो अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज के अंदर एक विकर्ण में बनाता हूं तो वो इसको दो सर्वांगक्षम त्रिभुजों में विभाजित करता है। सर्वांगक्षम अर्थात एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल सेम, उनका क्षेत्रफल भी बराबर और दिखने में भी बराबर और साइज भी बराबर, सब कुछ बराबर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा फिफ्थ पार्ट में, अगर बी डी इसके विकर्ण हैं तो उस कंडीशन में बी ए, भाई त्रिभुज बी ए डी जो है ये सर्वांगक्षम हो जाएगा। किसके सर्वांगक्षम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके डी सी बी के, भाई डी सी बी के सर्वांगक्षम हो जाएगा। डन, ये ऊपर का त्रिभुज नीचे का त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगक्षम होगा, ये चीज। तो ये कुछ मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दी है जो कि समांतर चतुर्भुज के बारे में है, जो कि हम यूज भी कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे की बात क्या है। ओके चलो भाई, तो यहां पर आता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, तो मैं त्रिभुज की बात करता हूं। जैसे कि ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है जिसमें मैंने लिखा ए, ये लिखा बी और ये लिखा सी। चलो भाई ठीक है, ये ए बी सी हमने लिख दिया है। डन, और इस ए बी सी की बात मैं करता हूं तो यहां पर अगर आपके पास एक लंब दिया हुआ है इसके अंदर, यानी यहां पर हमारे पास एक लंब दे रखा है, ठीक है, जो कि डी, ये लंब दे रखा है, इस अनुसार क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि भाई जो क्षेत्रफल हमारे पास है किसका, ए बी सी त्रिभुज का, भाई इसका जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर होगा, तो 1/2 गुणे में आधार जो है वो क्या है बी सी,
भाई आधार क्या है BC, तो ये लिखा हमने आधार BC हो गया, और गुणे में ऊंचाई यानी AD आ गया। भाई ऊंचाई AD है और आधार BC है, ये चीज हमारे सामने आ चुका है। चलो भाई ठीक है, ये है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। उसके बाद नेक्स्ट पर हम चलते हैं, अगली बात क्या है। तो भाई अगली बात ये है कि अगर इसी त्रिभुज में, भाई देखो ऐसे इस चैप्टर के अंदर आपका यही फॉर्मूला लगने वाला है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, और वैसे एक फॉर्मूला और होता है जो कि हीरोन्स फॉर्मूला होता है, जिससे कि हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालते हैं। यानी वो यूज तब होता है जब इनकी तीनों भुजाएं आपको दी हुई होती है, यानी ABC अगर तीनों भुजाएं आपको दे रखी हो और तब क्षेत्रफल निकालना, तो उसके लिए हीरोन्स फॉर्मूला होगा, जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूला के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका यूज नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है। फिलहाल एक ही फॉर्मूला जो आप पढ़ोगे, क्या कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई, और ऊंचाई हमेशा लंबवत होगी। डन, ऊंचाई हमेशा लंबवत होगी। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की बात क्या है। हाँ जी, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके का है। ठीक है भाई, ये हमने बना दिया समांतर चतुर्भुज। अगर इसके क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूं तो ABCD, भाई ये क्षेत्रफल है, तो इसके क्षेत्रफल के लिए हमें इसमें भी एक लंब डालना होगा, यानी यहां पर एक लंब डाल दिया गया। ठीक है, जो कि मैंने कर दिया भाई CDE कर दिया। ठीक है, यहां पर ये आ गया। तो यहां पर हम क्या कहेंगे भाई इसके अंदर, तो भाई समांतर चतुर्भुज जो हमारे पास है ABCD में, ठीक है, इसके अंदर जो लंब हमारे पास है वो क्या है भाई AE है। ठीक है भाई, लंब AE है। तो इस अनुसार अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल ABCD, ये जो चतुर्भुज ABCD है इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या होता है, तो ये आपका होता है भाई आधार गुणे में ऊंचाई होता है। तो आधार कितना है, तो भाई DC है, और ऊंचाई कितना है AE है। यही इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी यहाँ पर समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की बात क्या है। चलो भाई, हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ थ्योरम्स है, परिमेय है, और उसको हम डिस्कस करते हैं कहना क्या चाहता है इस परिमेय के अंदर। तो परिमेय में सबसे पहला परिमेय कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी कि भाई यहां पर मैं कहता हूं कि एक चतुर्भुज आपके पास कुछ इस तरीके का है। ठीक है भाई, ये चतुर्भुज ऐसा हो गया, और उसी में मैं कहूं दूसरा चतुर्भुज भी आपके पास है जो कि कुछ इस तरीके का है। ये हमने बनाया भाई, इस तरह से बन गया। डन, ये चतुर्भुज आपके पास बन गया, जिसमें कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं क्या क्या चीजें। तो यहां पर भाई देख पा रहा हूं कि ये A, ये B और ये C और ये D है, और उसके साथ साथ ये वाला पॉइंट E है और ये वाला पॉइंट F है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर ये समांतर चतुर्भुज ABCD था और ये भी समांतर चतुर्भुज है DEFC जो है, ठीक है, जिसमें ऊपर की रेखा नीचे की रेखा समांतर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा। और वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो लंब के अनुसार निकाला जाता है। लंब के अनुसार यानी मैंने यहां पर G लिख दिया, और लंब के अनुसार की बात करें तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्षेत्रफल ABCD जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल किसके, तो भाई DEFC के बराबर होगा। और वो कैसे होगा वो भी मैं लगे हाथ आपको बता ही देता हूं। और वो ऐसे बराबर होगा, इसका आधार गुणे में ऊंचाई क्षेत्रफल होता है, यानी ये DC गुणे में क्या होगा EG होगा। और भाई इसी की बात करें इस क्षेत्रफल के लिए, इस ब्लू वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, तो उसमें भी आधार आपका DC ही है और ऊंचाई जो है वो भी EG ही है। यानी देख पा रहे हो दोनों बराबर है, वह बिल्कुल बराबर है। यानी इससे पता चलता है एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से अगर दो समांतर चतुर्भुज बनाए जाएं तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्या होगा भाई, बराबर होगा। वो बात हमने यहां पर देख ली है, और इस पर आपका परिमेय भी आता है पूरा सिद्ध करना। तो उस परिमेय के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, यानी कि भाई इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप नॉर्मली इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे और उसके बाद आप अपने 9वीं कक्षा के पूरी सीरीज को देखोगे, और उसके अंदर आप अपने चैप्टर जो है 9 जो है 9वां पार्ट जो है उस पर आप आना, और उसके अंदर इस परिमेय को पूरा अच्छी तरह से सिद्ध करवाया हुआ है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। डन, तो यहां पर हमने इसका मेन कॉन्सेप्ट बता दिया है कि भाई ये कहना ये चाहता है कि भाई एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर जो दो चतुर्भुज बनेंगे वो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होगा। डन, और इसके यूज आप क्वेश्चन में कर सकते हो। डन, तो भाई पहला परिमेय तो बात खत्म हो गई। अब आते हैं दूसरा परिमेय, वो क्या कहता है। तो दूसरे परिमेय में आता हूं तो ये कुछ कैसा कह रहा है कि एक ही आधार या फिर बराबर आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होते हैं बराबर होते हैं। यानी कि इसने कहा है कि दो समांतर रेखाएं कुछ ऐसे हैं। ठीक है, अब यहां से कहा जा रहा है कि यहां दो पॉइंट है, यानी कि ये मैंने A और B लिख दिया। ठीक है, इससे अगर यहां पर आप एक त्रिभुज बनाते हो,
यहां त्रिभुज बनाते हो, या फिर इसी से आप इस साइड बनाते हो, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक ही आधार हो गया और दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यानी आप इसमें लिख सकते हो कि क्षेत्रफल, और वो भी क्या, तो ए सी बी जो है ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल ए डी बी के। भाई एडीबी जो है वो एसीबी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये चीज हमारे पास आ गई। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि यहाँ पर हमारा 9.2 परिमेय भी समाप्त होती है, जिसमें कहना कुछ ऐसा चाहता है कि दो समांतर रेखाएं हैं और एक ही आधार से इनके बीच में दो त्रिभुज बनेंगे, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। डन। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले परिमेय में 9.3 पर। वो क्या कहता है उस बात पर भी चर्चा करते हैं। तो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि एक ही आधार या बराबर आधार वाले बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। यानी अब की बार क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, भाई ये नहीं कहा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई एक त्रिभुज ये बना हुआ है जिसको मैंने कहा ए बी और सी लिखा, और दूसरा त्रिभुज बना हुआ है यहां पर ये ऐसे जो कि डी है। यानी इसमें क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी मैं कह लेता हूं क्षेत्रफल ए बी सी जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल ए डी बी के। भाई ए सी बी जो है या फिर ए बी सी जो त्रिभुज है वो ए बी डी जो है इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और अगर ये दे रखा है तो ये दो त्रिभुज हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों एक ही आधार ए बी पर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो हम लिखेंगे तब हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो रेखा है ये एल है और ये एम जो रेखा है, भाई ये जो दो रेखाएं हैं, ठीक है, तो इसमें कहेंगे तब एल समांतर होगा एम के। ये एल रेखा एम के समांतर होगा। याद रखना, जब भी कोई दो त्रिभुज उनका क्षेत्रफल बराबर है और दोनों का आधार एक ही पर है, तो उस कंडीशन में दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। ओके, ये कहता है आपका परिमेय 9.3। और भाई ये जो आपको रूल रेगुलेशन बताए गए हैं इनका यूज क्वेश्चंस में हम करेंगे, तभी वो बहुत बेहतरीन तरीके से निकल पाएगा, अदरवाइज आप फंस जाओगे और नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको पूरा डिस्कस कर लिया है, इसके सिद्ध हमने प्लेलिस्ट में मैंने बता दिया, उसमें जाकर आप वहां पर पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। और क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होगा। भाई वही जो रूल रेगुलेशन पढ़े उसी के अनुसार क्वेश्चन होने वाला है। अब देखेंगे भाई इस क्वेश्चन में किस तरीके से होने वाला है और उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि आकृति जैसा कि हम देख पा रहे हैं एबीसीडी एक चतुर्भुज है, वो भी कैसा समांतर चतुर्भुज। तो ये एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कि ए डीसी पर लंब है, यानी ए जो है वो लंब है डीसी पर, और साथ ही साथ सी एफ जो है वो लंब है एडी पर। ठीक है, और ए बी 16 का है, यानी कि ये ए बी हमें 16 का दे रखा है। ठीक है भाई, ये 16 का दे रखा है। और उसके बाद भाई ए जो है वो 8 का है, तो ये ए जो इसका लंब है ये 8 का दे रखा है। ठीक है भाई, ये 8 का दे रखा है। अब इसने कहा है और सी एफ जो है वो 10 का है, सी एफ 10 का दे रखा है, भाई ये 10 का दे रखा है। अब कहा है एडी का मान हमें ज्ञात करना है, किसका, एडी का मान ज्ञात करना है। चलो भाई ठीक है, तो इसको हम ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में लिखा दिया है, भाई क्या क्या दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो दिया है कि बात कहें तो भाई इसके अंदर जैसा कि हमें पता है चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। देखो समांतर चतुर्भुज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम है। ठीक है भाई, अब इसके अंदर हमें दे रखा है क्या, भाई ए ई जो है ये लंब है डी सी पर। ठीक है, और साथ में हमें दे रखा है सी एफ जो है ये लंब है ए डी पर, और उसके साथ साथ हमें दे रखा है ए बी जो है वो 16 सेंटीमीटर है, और फिर ए ई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और उसके बाद सी एफ जो है ये हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं ये सारी चीजें आ गई है। चलो ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो इसने कहा है अब एडी का मान ज्ञात करना है, सी एफ 10 है तो अब एडी का मान ज्ञात करना है, यानी इस एडी का मान ज्ञात करना है। तो मैं उसके लिए लिखूंगा नेक्स्ट में क्या, कि भाई ज्ञात करना है, यहां लिखा भाई ज्ञात करना है। तो भाई ज्ञात करना है कि अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो यही ज्ञात करना में क्या आएगा, तो इसमें हम यहां पर लिख सकते हैं भाई कि चतुर्भुज, अच्छा पहले मैं लिख देता हूं ज्ञात करना है के अंदर सीधे कि भाई एडी का मान हमें ज्ञात करना है, यानी ये चीज करना है। और उसके बाद हम आते हैं हल पे। अब ये हल के अंदर भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, तो इसके लिए जैसा कि मैं इसके अंदर लिखता हूं क्या, कि भाई चतुर्भुज जो हमारे पास है किसका क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल हम लिखते हैं यहां पर ए डी सी बी या फिर ए बी सी डी, और मैंने इसी के बराबर एक और लिख दिया क्षेत्रफल
ABCD, क्या ये सेम लिख सकते हैं? भाई सेम है, बराबर तो होता ही है भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब भाई चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल, तो आधार गुणे में ऊंचाई होता है, तो उस अनुसार हम क्या लिखेंगे? तो इसका क्षेत्रफल क्या मैं लिख सकता हूं कि भाई DC गुणे में AE, क्या लिखा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल भाई यहां पर हम लिख सकते हैं भाई ये आ रहा है DC गुणे में AE, क्योंकि ये लंब गुणे में आधार, ये चीज कर सकते हैं। क्या इसी चतुर्भुज को मैं आधार इसको मान लूं AD को और ऊंचाई CF को मान लूं, क्या ये किया जा सकता है? तो भाई बिल्कुल, तो आधार मैंने AD मान लिया, ठीक है, और गुणे में मैंने लिख दिया CF, भाई ये चीज कर दिया, डन। अब देखिए क्या चीज है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो उस कारणवश ये AB 16 का है तो DC भी 16 का होगा। तो इस अनुसार मैं यहां पर DC की जगह 16 लिखता हूं, और गुणे में AE है, AE कितना है? तो भाई ये 8 का दे रखा है, और बराबर में AD जो है वो कितना है? तो ये नहीं पता, यही हमें ज्ञात करना है। और CF जो दे रखा है वो हमें 10 का दे रखा है, और इसके साथ हमें एक रीजन लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर 16 लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे DC जो है ये बराबर होगा किसके? AB के, ये बराबर है, इस कारणवश हमने कर दिया है। ओके चलो ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो भाई आगे क्या होगा? तो यहां से मैं AD को रखता हूं यहीं, बाकी को दूसरी तरफ भेजता हूं। तो यहां पर आ रहा है 16 गुने में 8 और बटे में 10 और बराबर में AD आ गया, भाई बराबर में AD आ गया, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो रहा है? तो भाई हमने क्या किया, तो भाई 16 को 8 से गुना कर देते हैं, तो कितना होगा? तो 8 छिक 48 आएगा और बचा 4, 8 कम 8 4 12, यानी 128 आ गया, और बटे में 10 सेंटीमीटर है जो कि AD आ चुका है। और इस अनुसार मैं जब भाग करता हूं तो 12.8 सेंटीमीटर ये AD आ गया है। भाई ये AD कितना आ गया? 12.8 सेंटीमीटर ये आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्वेश्चन प्रश्न नंबर पहला जो ये बिल्कुल समाप्त होता है, और फिर चलेंगे नेक्स्ट पे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 कुछ ऐसा कहता है कि आकृति, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ABC, भाई ABC की माध्यिका AD है, यानी AD जो है वो माध्यिका है, यानी कि ये रेखा भाई BC को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी BD और DC बराबर है, ये हमने समझ लिया माध्यिका नाम से मात्र। ओके चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या रखा है, जो कि AD पर स्थित E है, E कोई बिंदु है, भाई AD पर स्थित कोई E बिंदु है, दर्शाइए कि क्षेत्रफल जो है ABE जो है, ABE की बात करें तो ये ABE क्षेत्रफल जो ये वाला है, ठीक है भाई, ये क्षेत्रफल जो है वो एरिया ACE जो है, यानी क्षेत्रफल ACE जो है, यानी कि मैं बात करता हूं क्षेत्रफल ACE, भाई इन दोनों का क्षेत्रफल जो आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई इसको सिद्ध करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा दिया है, क्वेश्चन में लिखा दिया है, तो दिया है क्या लिखा हुआ भाई? तो इसकी अगर हम बात करते हैं दिया है कि, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर भाई मैं लिख सकता हूं क्या कि भाई त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD क्या है? माध्यिका है, तो भाई माध्यिका क्या है? AD है। भाई माध्यिका क्या है? तो AD है। भाई AD क्या है? एक माध्यिका है। चलो भाई ठीक है, AD माध्यिका है, जिसमें कि हम कह सकते हैं भाई AD अगर माध्यिका है, भाई AD एक रेखा है जो कि इस त्रिभुज की माध्यिका आ रही है, तो उस कारणवश हम क्या कह सकते हैं? तो उस कारणवश हम कह सकते हैं BD और DC आपस में बराबर होगा, यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो इसके अंदर समझ लो दे भी रखा है कि BD बराबर में DC है, ठीक है। या फिर इसको हम क्या करते हैं, लास्ट में इसकी जो हम सिद्ध करेंगे उसमें हम इसको लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो वहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर भाई क्या चीज है, ये आ गया हमारे पास क्या, ये हमने यहाँ पर लिख दिया दिया है। अब हमें दर्शाना क्या है, यानी कि सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल, और वो भी क्या, तो भाई ABE जो है ये बराबर है किसके भाई? क्षेत्रफल ACE। चलो भाई ये चीज आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये ब्लू वाला है जो रेड वाले के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। और रचना क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें, कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, और ऊंचाई कहीं है नहीं, लंब तो होना चाहिए था, और वो कैसे होगा? तो इसके लिए भाई मैं क्या बताऊं, तो इसके लिए मैं यहां पर बता सकता हूं आपको, क्या बता सकता हूं कि भाई रचना के अंदर हमने लिखा एक लंब ले लेते हैं, और लंब कैसा आएगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं भाई, यहां से E से एक लंब खींच दिया गया, E से एक लंब खींच देंगे हम यहां पे, भाई यहां से एक लंब खींच दिया गया जो कि कितना आएगा, तो E तक तो आ गया भाई, F लिखते हैं ये, तो EF एक लंब खींचा गया है। डन, तो यहां पर भाई हमने क्या किया, तो हमने यहां पर लिख दिया भाई EF जो है
लंब खींचा गया है किस पर भाई, BC पर। भाई ये चीज रचना के द्वारा कर दी गई है। अब देखते हैं इसके अनुसार क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहां पर भाई मैं आता हूं सिद्ध पर, ये लिखा सिद्ध। तो सिद्ध की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो सिद्ध में हम देखेंगे भाई ये आधार है और ये ऊंचाई है। भाई इस त्रिभुज की बात करें, EBD की बात करें तो ये आधार और ये ऊंचाई है। इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर EDC के अंदर, तो इसके अंदर भी हम करेंगे DC आधार है, ऊंचाई क्या होगी इसकी, तो लंबवत ऊंचाई इसी को हमें लेना होगा, क्योंकि इसी रेखा को आगे बढ़ाएं तो ऊंचाई यही होगी। ओके चलो भाई, तो सिद्ध की बात अगर मैं यहां पर करता हूं तो भाई इसके अंदर मैं लिखता हूं क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल किसका, भाई क्षेत्रफल हम देख सकते हैं BDE का, BDE की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2। आधार कितना है तो BD होगा, और ऊंचाई मतलब EF आएगा। ठीक है भाई ये आ गया। और वहीं सेकंड की बात करें क्षेत्रफल, दूसरा हमारे पास है क्या, EDC की बात करें, EDC की बात करें तो ये होगा 1/2। और आधार की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा DC। भाई आधार कितना है, DC है। और ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो ऊंचाई सेम टू सेम चलेगा, क्या भाई इस त्रिभुज की ऊंचाई भी EF ही रहेगा, तो यहां पर हमने लिख लिया EF। ठीक है भाई ये चीज हो गया डन। और मैं साथ में लिखता हूं क्या भाई, और साथ में यहां पर लिख देता हूं जब AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, AD जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है, माध्यिका है, तब क्या होगा, तो तब हम कह सकते हैं अगर ये पूरी माध्यिका है तो उस अनुसार हम लिख सकते हैं भाई BD जो है वो DC के बराबर होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, तो यहां पर लिख दिया भाई BD जो है ये बराबर होगा DC। भाई ये चीज हो गया डन, BD DC के बराबर होगा, यानी ये माध्यिका सामने की भुजाओं को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ओके साथ ही साथ एक और चीज लिख देता हूं जो कि माध्यिका ही करती है, वो क्या, कि अगर माध्यिका खींची हुई है तो त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रफल में उसे विभाजित करता है। तो यानी इसी के साथ मैं लिख सकता हूं तथा लिख सकते हैं क्षेत्रफल जो हमारे पास है ADB जो है, ADB जो है ये बराबर होगा किसके, क्षेत्रफल ADC के। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से रख सकते हो कि भाई त्रिभुज के अंदर ADB जो ये त्रिभुज है और ADC जो ये त्रिभुज है, ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ओके चलो भाई, तो दोनों के क्षेत्रफल को हमने बराबर लिख दिया। अब देखो मुद्दा क्या आता है, तो मैं इसमें समीकरण के तौर पर लिखता हूं, ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है, और ये तीसरी है, और ये चौथी है। भाई इसको हमने चारों समीकरण को ले लिया, अब इसी के अनुसार चीजें सॉल्व होने वाली है। तो अब मैं करता हूं समीकरण 1, 2 और 3 के अनुसार। तो इन तीनों के अनुसार देखेंगे तो EF बराबर है और BD DC के बराबर हो जाएगा इसके अनुसार, यानी इससे पता चलता है ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर, इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो मैंने लिखा समीकरण 1, 2 तथा 3 से भाई समीकरण 1, 2 तथा 3 से की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि मैंने लिख दिया क्षेत्रफल BDE जो है ये बराबर हो गया क्षेत्रफल EDC के। भाई ये दोनों बराबर हो गए, दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो चुके हैं। ओके और इसको मैंने लिख दिया समीकरण 5। भाई इसको समीकरण 5 लिख दिया। अब देखिए बात क्या है, अगर मैं समीकरण 4 में से 5 को घटा दूं, यानी कि भाई क्या है ADB मतलब ये पूरा है, पूरे में से इस त्रिभुज को घटा दूं, और राइट वाले में क्या है तो भाई ADC मतलब राइट वाला पूरा बड़ा त्रिभुज है, और इसमें से इस नीचे वाले छोटे को घटा दूं तो क्या होगा तो भाई दोनों बराबर हो गए। तो यानी मैंने क्या किया, समीकरण भाई क्या है, चौथे में से 4 से 5 घटाया गया, भाई इसको घटा दिया गया। अब इसको जैसे ही हम घटाएंगे तो घटाने के अनुसार क्या होगा, तो यहां पर हम देखते हैं पूरे में से इसको गायब, पूरे में से इसको गायब, और जैसे ही घटाओगे तो मैं लिख ही देता हूं इसको कि क्षेत्रफल हमारे पास जो है वो ADB, और माइनस में क्षेत्रफल कितना है तो भाई BDE आ रहा है, और इसके बराबर में कितना आएगा क्षेत्रफल ADC, और माइनस में क्षेत्रफल आएगा क्या EDC आएगा। भाई ये चीज आ गई है। ओके अब इसमें से ADE में से BDE को घटाया गया, भाई ADE मतलब पूरे में से, ठीक है, ADE नहीं ADB है, हाँ पूरे में से अगर मैं BDE को घटाता हूँ छोटे का तो छोटा ही बचेगा, क्या तो छोटा हमारे पास बन जाएगा ABE बच जाएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि ये क्षेत्रफल बच गया ABE। और इधर की बात करें तो इस पूरे में से अगर इस छोटे को घटाएं तो ये क्या बन जाएगा, तो हमारा ये ACE घट बन जाएगा, ये
भाई ये चीज़ बनेगा। तो हमने इसको लिख दिया क्षेत्रफल ACE आ गया। भाई ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। भाई ABE और ACE दोनों आपस में बराबर हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। जो चीज़ सिद्ध करनी थी वो चीज़ सिद्ध हो चुकी है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया और इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके, चलो भी देखते हैं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो यहाँ आकृति कुछ ऐसी है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर लाए गए हैं। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 कुछ ऐसा कहता है क्या कि भाई आकृति में AP BQ CR यानी AP BQ और CR तीनों रेखाएं क्या है, समांतर है। चलो ठीक है, अब इसका सिद्ध करना है क्या, तो AQC जो है, AQC की बात करें तो भाई ये त्रिभुज जो है हमारे पास AQC, इसका क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा किसके, तो PBR के बराबर होगा। यानी कि मैं बात करता हूं PBR क्या है, तो ये PBR ये है भाई, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। डन, अब ये कैसे सिद्ध होगा, तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं सबसे पहले लिखता हूं क्वेश्चन में कि भाई दिया हुआ क्या है। यहां लिखा दिया है, तो दिया है कि बात करें यहां पर, तो हमें यहां पर दे रखा है भाई आकृति में, भाई दिया हुआ क्या है, तो आकृति में हम कह सकते हैं भाई AP समांतर है BQ के और समांतर है CR के। भाई AP BQ और CR तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, 1 2 3 तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके डन, चलो ठीक है। और उसके बाद भाई इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पर लिखना है कि भाई सिद्ध करना है। तो भाई यहाँ मैंने लिख दिया सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हमें करना है यहाँ पर कि भाई क्षेत्रफल AQC, भाई क्षेत्रफल AQC जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल PBR के। भाई PBR के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या भाई, AQC यानी ये नीले वाला और PBR जो है ये जो ब्राउन वाला है, ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल हमें बराबर करना है। अब ये कैसे बराबर होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मैंने लिखा सिद्ध, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, तो भाई सबसे पहले आता हूं मैं किसमें, तो चतुर्भुज APQB के अंदर, भाई ऊपर वाला जो है APQB के अंदर। तो भाई यहां पर मैंने लिखा चतुर्भुज APQB में, इसमें की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें पता है AP जो है ये समांतर है किसके, BQ के, ठीक है भाई, ये चीज हमें पता है। और उसके बाद भाई मैं लिख सकता हूं कि भाई इसके अंदर क्षेत्रफल कौन सा वाला, तो भाई BQA जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल किसके, भाई इसके लिए क्षेत्रफल BQA जो है ये बराबर होगा किसके, तो भाई ये हो जाएगा हमारा QBP के बराबर होगा, किसके, QBP के बराबर। क्षेत्रफल क्या है, तो QBP के बराबर हो जाएगा, QBP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई क्या हो रहा है, भाई BQA जो है और QBP दोनों का क्षेत्रफल आपस में ये बराबर हो गया। डन, रीजन क्या है, तो रीजन की अगर मैं बात करूं तो रीजन हमारे पास ऐसा है कि भाई एक ही आधार पर एक ही आधार, और वो आधार क्या है भाई, एक ही आधार BQ तथा भाई एक ही आधार BQ तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, समांतर रेखा के बीच है, ठीक है भाई। ये चीज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो ये हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है भाई, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर आता हूं, भाई एक ही आधार BQ है, चलो ठीक है, इसी प्रकार से हम आते हैं BQRC, इस चतुर्भुज की बात करते हैं। तो भाई मैं अब आता हूं नेक्स्ट पर, क्या है, तो भाई नेक्स्ट में लिखता हूं भाई चतुर्भुज, और वो क्या आता है, तो भाई BQRC में, और इसमें हम देखते हैं तो BQRC में की बात करें तो भाई BQ जो है ये समांतर है RC के, भाई BQ जो है वो RC के समांतर है, ये हमने लिख दिया। क्या भाई, BQ जो है वो RC के समांतर हो गया चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जब ये रेखा इसके समांतर हो गई तो उस कंडीशन पे हम क्या देखेंगे, एक ही आधार BQ से एक त्रिभुज यहां बन रहा है BQC बन रहा है, और एक त्रिभुज बन रहा है BRQ बन रहा है, भाई बन रहा है दोनों। अब दोनों बन रहा है तो दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई क्षेत्रफल, यहां लिखा क्षेत्रफल, और ये क्या है BQC का क्षेत्रफल जो है ये बराबर होगा किसके, तो भाई ये होगा QBR के बराबर होगा।
चलो ठीक है भाई, बी क्यू सी जो है वो क्यू बी आर के बराबर क्षेत्रफल होगा, ये मैंने लिख दिया है। और इसका रीजन क्या होगा, तो रीजन भी इसका सेम टू सेम जाएगा जो कि ऊपर था भाई, ये सेम टू सेम रीजन है। ठीक है भाई, सेम रीजन है कि बी क्यू ही आधार है इसका और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ओके डन। अब देखिए क्या चीज है, इन दोनों समीकरण को अगर मैं जोड़ देता हूं भाई, इन दोनों समीकरण को, ये पहले समीकरण हो गया और ये दूसरे समीकरण हो गए, इन दोनों समीकरण को अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो भाई मैं यहां पर लिखता हूं भाई क्या, कि समीकरण 1 तथा 2 से के जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या होगा, तो जोड़ने पर की बात करें तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा, यानी कि बी क्यू ए और बी क्यू सी बराबर जुड़ेगा। तो भाई बी ए क्यू जो बी क्यू ए और बी क्यू सी, ठीक है भाई, इसको जोड़ देते हैं। क्षेत्रफल बी क्यू ए और इसमें जोड़ा हमने क्षेत्रफल बी क्यू सी। ठीक है भाई, क्या हो रहा है, बी क्यू ए और बी क्यू सी को जोड़ दिया गया भाई, बी क्यू ए बी क्यू सी इन दोनों को जोड़ दिया गया, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्यू बी पी और क्षेत्रफल क्यू बी पी और प्लस में क्षेत्रफल क्यू बी आर। भाई क्यू बी पी की बात करते हैं तो क्या है भाई, क्यू बी पी और क्यू बी आर इन दोनों को जोड़ा जाए तो देखो क्या हो रहा है, अगर मैं जोड़ता हूं बी क्यू ए को बी क्यू सी के, तो क्या ये पूरा ये त्रिभुज बन रहा है जो कि हमें चाहिए था ए क्यू सी, क्या ये बन रहा है, तो भाई बिल्कुल बन रहा है, दोनों को जोड़ने पर बन रहा है। तो हमने यहां पर लिखा, ये बन गया क्या, क्षेत्रफल ए क्यू सी बन गया, और ये बराबर हो जाएगा किसके, क्षेत्रफल ए क्यू सी बन गया और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो क्षेत्रफल पी बी आर के बराबर हो जाएगा, किसके, पी बी आर के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहां पर लिख दिया क्षेत्रफल पी बी आर के बराबर हो गया। ठीक है भाई, क्षेत्रफल पी बी आर के बराबर हो गया, तो ये यहां पर हमारा सिद्ध होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये यहां पर ये समाप्त होता है। डन, स्क्रीनशॉट इसका ही खत्म। तो यहां पर आप देख सकते हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, जिसके अंदर भाई देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा था लेकिन बहुत इजी था। वो इसलिए क्योंकि हमें परिमेय याद थी, परिमेय के बारे में पता था कि परिमेय कुछ ऐसा कहता है कि भाई एक ही आधार से और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच अगर दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, जो कि 9.2 परिमेय में हमने पढ़ा था भाई। बिल्कुल, तो भाई उसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया और आंसर हमारे सामने फटाक सा निकल गया। ओके, तो भाई इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें 9वीं कक्षा के अंदर भाई 9वें चैप्टर तक पहुंच जाना, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के सारे चीज़ें अवेलेबल है, यानी कि हर एक चैप्टर का पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन उदाहरण सहित, उदाहरण प्रश्नावली सहित पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद एमसीक्यूज की सीरीज मिलेगी, बहुविकल्प प्रश्न जो है उनकी सीरीज पूरी है, और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं उसी के अंदर। उसी में आप जाकर इस चैप्टर की पूरी तैयारी कर सकते हो। यहां पर हमने इसका एक क्विक रिवीजन, जो कि सुपर 30 मिनट रिवीजन, जो लगभग 30 से 35 मिनट हो गए हैं, तो उसके रिवीजन हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। और यहां पर इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है, जिसमें हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से क्लियर किया और उसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। ओके, अब बारी है आपकी, तैयारी करनी है आपको, यानी कि अब आपको इसका रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप निखर के आओगे। डन, ओके, चलो भाई सेशन को आज को समाप्त करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के सभी चैप्टर ऑलरेडी हम कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसमें उसके सबके 30 मिनट रिवीजन, क्विक 30 मिनट रिवीजन, यानी सुपर 30 मिनट सीरीज के अंदर, इसके अंदर हमने इससे पहले के सभी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद के नेक्स्ट चैप्टर जो हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते ही जाएंगे, उसको भी जरूर पढ़ना, और पिछले नहीं पढ़े तो उसको भी जरूर पढ़ लेना। ओके, तो करते हैं सेशन को यहां पर समाप्त। और फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और रही बात हिंदी मीडियम की, तो 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय वो भी यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम यानी एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, इनकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पर बोर्ड्स की बात करें तो सीबीएसई के साथ साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और भी एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी बोर्ड हैं, सबकी बेहतरीन तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। ओके, और सबकी वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और ये सारा कंटेंट आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, और वो भी 100% फ्री। और इन सभी चीज़ों को आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हो, जो कि है www.magnetbrains.com, और साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स, उस पर भी जाकर आप देख सकते हो। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।